बैकग्राउंड करेक्शन इन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब काजेज़ क्या हैं बैकग्राउंड एब्जॉर्प्शंस की। जनरली क्या होता है हमारे पास एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर बार बार एनालिसिस करने से इंस्ट्रूमेंट या कई एलिमेंट्स एनालाइज करने से इंस्ट्रूमेंट है रिप्रोड्यूसिबिलिटी नहीं शो कर रहा होता, मतलब रिज़ल्ट ठीक नहीं आ रहे होते। तो जब रिज़ल्ट ठीक नहीं आ रहे होते तो उनकी एक वजह हो सकती है बैकग्राउंड एब्जॉर्प्शन। बैकग्राउंड एब्जॉर्प्शन कैन अराइज फ्रॉम स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट क्या होना चालू हो जाती है, स्कैटरिंग बाय पार्टिकल्स, यानी कि एटम्स जो हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब करने की बजाय लाइट को स्कैटर करना चालू कर देते हैं। The molecular absorptions by other compounds present in the sample that absorb at the same wavelength as the analyte or other interferences। यानी कि एक कंडीशन तो है हमारे पास कि स्कैटरिंग हो जाए। स्कैटरिंग में लाइट का बिखरना, कि एटम के पास लाइट आई, लाइट एटम ने नहीं एब्जॉर्ब की बल्कि साथ टकरा के किसी और डायरेक्शन में मुड़ गई, इसको स्कैटरिंग बोला जाता है। या दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरे कंपाउंड्स जिनके एनर्जी लेवल लगभग सेम हो तो वो भी लाइट किसी हद तक एब्जॉर्ब करते हैं। तो मान लें 10 एटम थे जिन्होंने लाइट एब्जॉर्ब और 2 ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने लाइट एब्जॉर्ब नहीं करनी थी, लेकिन उनके एनर्जी लेवल मैच हो गए उस वेवलेंथ के साथ। तो अब 2 का एरर आ गया, तो इसको बोला जाता है बैकग्राउंड एब्जॉर्प्शन या बैकग्राउंड एरर। तो अच्छे रिज़ल्ट्स के लिए हमें इसको हैंडल करना चाहिए, मतलब इसको रिमूव करना है। और रिमूव करने के लिए क्या टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, उसको बोला जाता है बैकग्राउंड करेक्शन, विच इज़ टिपिकली इन्वॉल्व मेजरिंग द बैकग्राउंड एब्जॉर्प्शन सेपरेटली यूजिंग अ सेकेंडरी लाइट सोर्स लाइक ड्यूटेरियम लैम्प एंड देन सब्ट्रैक्टिंग इट फ्रॉम टोटल एब्जॉर्प्शन टू obtain द एक्यूरेट एनालाइट सिग्नल। ठीक है, यानी कहने से मुराद एक तो रीडिंग आप ले रहे हैं हालो कैथोड लैंप से, हालो कैथोड लैंप से। अब वो रीडिंग जो है आपके पास वो तो आ ही जाएगी। अब एट द सेम टाइम आप क्या करेंगे कि ड्यूटेरियम लैंप लगा के भी सैंपल की रीडिंग ले लेंगे। तो ड्यूटेरियम लैंप लगा के जो आपने रीडिंग ली है उसको आप माइनस किससे से कर देंगे, हालो कैथोड वाली रीडिंग से कर देंगे, तो एरर आ जाएगा आपके पास। तो जब वो एरर आ जाएगा, जो आंसर आएगा वो आप किससे माइनस करेंगे, हालो कैथोड वाली लैंप वाली रीडिंग से। तो इससे आपको क्या पता चल जाएगा कि कितनी आपके पास एरर की डिग्री है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मज़ीद एक्सप्लेन करें, मान लेते हैं हालो कैथोड लैंप के ज़रिए आपके पास लेड का कंसंट्रेशन आया 4 ppm और D2 से आपके पास आया 3 ppm। अब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, वो आएगा 1 ppm। ppm का एरर कहीं ना कहीं से आ रहा है, तो अपने रिज़ल्ट ठीक करने के लिए आप क्या करेंगे, 1 ppm को 4 ppm में से माइनस करेंगे और ये कितना आ जाएगा 3 ppm। तो इसका मतलब है एक्चुअल क्या रिज़ल्ट आने चाहिए 3 ppm और 1 ppm का क्या है एरर। और ये किस वजह से आया है, 2 वजह से, या तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रही है या फिर कोई एक ऐसी चीज़ वहाँ पे मौजूद है जो कि लाइट को एब्जॉर्ब कर रही है अदर देन लेड। ठीक है, दिस इज अचीव्ड बाय टेकिंग 2 मेजरमेंट्स, वन ऑफ द एनालाइट स्पेसिफिक वेवलेंथ फ्रॉम द हालो कैथोड लैंप एंड अदर फ्रॉम विद द ब्रॉड स्पेक्ट्रम फ्रॉम द ड्यूटेरियम लैंप। वही बात जो भी यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है, तो जिसकी वजह से हम लोग बैकग्राउंड करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास इंटरफेरेंसेस इन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इंटरफेरेंसेस का मतलब क्या है कि जब रिज़ल्ट आ जाते हैं इसके अंदर अनडिज़ायर्ड रिज़ल्ट भी आते हैं जो हम नहीं चाह रहे होते। अब वो क्या क्या हो सकते हैं, स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंसेस हो सकती हैं सबसे पहले। These occur when an analyte absorption line overlap with another absorption line or band, यानी कि 2 लाइनें बिल्कुल या तो पास पास आ जाएं या बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ जाएं। This can happen when there is a molecular absorption band close to the spectral line of the element of interest or analyte। ठीक है, कभी कभार क्या होता है कि एक हालो कैथोड लैंप से
एक ख़ास वेवलेंथ की रेडिएशन आई और वो एटम एब्ज़ॉर्ब कर लेता है और हमारे पास रिज़ल्ट आते हैं। और हालो कैथोड लैंप से जो आने वाली रेडिएशन है, कभी कभार कुछ एक ऐसी मॉलिक्यूलर स्पीशी भी होती है जो कि लाइट को एब्ज़ॉर्ब कर लेती है, जो कि हमें लाइन देती है एज सेम एज जो ऊपर वाला एटम है। तो इनकी लाइंस बिल्कुल क्लोजली होंगी या ओवरलैप कर जाएंगी, जिसकी वजह से स्पेक्ट्रा के अंदर इंटरफेरेंस माना जाएगा। दूसरी तरह की हमारे पास इंटरफेरेंसेस हैं नॉन स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंसेस। दीज आकर व्हेन देयर आर टिनी सॉलिड पार्टिकल्स, या तो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, या अनवेपोराइज्ड सॉल्वेंट ड्रॉपलेट्स, या कुछ अनवेपोराइज्ड सॉल्वेंट ड्रॉपलेट्स होते हैं, और मॉलिक्यूलर स्पीशी होती हैं इन दी फ्लेम, जो फ्लेम में होती हैं। वो क्या करती हैं, दे स्कैटर द लाइट ओवर अ वाइड वेवलेंथ रीजन। वो लाइट को मोड़ देती हैं डिफरेंट रास्तों पे जो डिटेक्टर पे नहीं पड़ती, और हमारे रिज़ल्ट मुतासर होते हैं। फिर उसके बाद है केमिकल इंटरफेरेंस। दीज आर काज्ड बाय डिफरेंसेस इन द वे ऑफ सैंपल, के सैंपल के अंदर कुछ मॉइटीज़ आ जाने से या सैंपल को सही से प्रोसेस ना करने की वजह से ये आ सकती है। या फिर कैलिब्रेशन सोल्यूशन मैट्रिसेस बिहेव इन फ्लेम और प्लाज्मा। जो कैलिब्रेशन सोल्यूशन आपने बनाए होते हैं स्टैंडर्ड सोल्यूशन, वो किसी और तरह के होते हैं और सैंपल किसी और तरह के होते हैं। मतलब अगर एग्जांपल ली जाए, आपने कापर को एनालाइज करना है तो कापर +2 आयंस ही होंगे। आप क्या करते हैं, स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाते हैं कापर सल्फेट को लेके, और आपके मान लें सॉइल से सैंपल लिया है जिसके अंदर कापर मौजूद है और वो कापर नाइट्रेट की फॉर्म में मौजूद है, तो नो डाउट यहाँ पे भी कापर +2 ही है और यहाँ पे भी कापर +2 ही मिलेगा आपको। लेकिन अल्टीमेटली बॉन्ड सल्फेट के साथ इसका है, नाइट्रेट के साथ इस नेचर का नहीं है। तो इनकी वजह से भी सॉल्यूशन बनाते हुए कुछ ना कुछ मसाइल आ जाते हैं।